देखिए पर्पज़ क्या है, मुझे प्रूव करना है कि दुनिया में जितना नेचुरल नंबर है उतना ही होल नंबर है, उतना ही इंटीजर्स हैं, उतने ही रैशनल नंबर्स हैं। इस चारों की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है, यानी कि वो इनफाइनाइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इरेशनल नंबर्स पे आते हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी इस चारों की कार्डिनैलिटी से बढ़ जाती है। कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि रियल नंबर्स में ज़्यादा इरेशनल नंबर्स होते हैं ओवर रैशनल नंबर्स। तो दोनों सिंबल, इरेशनल्स की भी संख्या होती है इन्फिनिटी और इन सब के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन्फिनिटी। बट दोनों में एक डिफरेंस ये है जो मैथमेटिकली बताया गया है, इसको बोलते हैं काउंटेबल। और ये वाले जो इन्फिनिटी आएगी, पूरी क्लास इसी पे चलने वाली है, इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो ये पूरा का पूरा चीज़ इसी में चलेगा कि काउंटेबल हैं और कैसे, इसके बाद जानने ये मैं मैथमेटिकली प्रूव करने वाला हूँ कि ये अनकाउंटेबल कैसे होते हैं। तो दो चीज़ें आएंगी, मैं ये भी प्रूव करूंगा कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उससे ज़्यादा रियल नंबर्स हैं, इसका भी प्रूफ दूंगा। और जितने नेचुरल नंबर्स हैं, अगर वो मैं नेचुरल नंबर से सारा का सारा सबसेट्स क्रिएट करता हूँ तो पावर सेट ऑफ ओवर नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर से जितने भी सबसेट्स आप क्रिएट करेंगे जिसको कि पावर सेट ऑफ एन बोलेंगे, इसमें इनफाइनाइट, इनमें अनकाउंटेबल जाएंगे, जबकि इसके अंदर जो है वो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरे पूरे क्लास का हमारा पर्पज है इसको मैथमेटिकली या इंटरेस्ट जनरेट करने की तरफ से। चलिए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी क्या। मैं अगर नंबर सिस्टम अभी तक जो फॉलो हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहें तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको आप काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। सो दिस इज काउंटिंग नंबर्स, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करते हैं चीज़ें। मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन 5 के नेक्स्ट नेचुरल नंबर 6 है, 6 के नेक्स्ट नेचुरल नंबर 7 है। 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि 5.1 मैन की तो संख्या नहीं होगी ना, 5.1 मैन नहीं होते हैं, या 3.4 गर्ल्स नहीं हो सकती हैं, या आप बोल सकते हैं कि इस तरह की इतनी गायें नहीं होती हैं, या इतने बकरियां नहीं होती हैं। एनीवे चलिए, तो नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। इन सारे नेचुरल नंबर्स को अगर मैं जोड़ना चाहूँ, किसी दो को अगर जोड़ूँ तो एक नेचुरल नंबर ही प्रोड्यूस होता है। अगर इन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई करूँ तब भी वो नेचुरल नंबर ही जनरेट करता है। दैट मीन्स आपने जो अभी तक प्लस करना, माइनस करना, प्रोडक्ट लेना और डिवीजन करना, ये चार बेसिक फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लस जब करेंगे, दो नेचुरल नंबर का प्लस भी नेचुरल नंबर जनरेट करेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक नेचुरल नंबर ही देगा। तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ना वो क्लोज्ड है इस दोनों ऑपरेशन को लेकर के, प्लस को लेकर के और प्रोडक्ट को लेकर के नेचुरल नंबर क्लोज्ड है। लेकिन माइनस को लेकर के ये नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। अगर आप दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही जनरेट करेगा, जरूरी नहीं है 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, बट 2 माइनस 4 करूंगा तो -2 जो आएगा वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो चीजें अब आगे बढ़ाते हैं। सो नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर टू अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नेचुरल नंबर के बाद इत्तेफाक से ये भारत का कंट्रीब्यूशन है जीरो का। तो जैसे ही जीरो इसके साथ मिला देंगे तो नया सेट जो बनेगा वो मेरा सेट बनेगा होल नंबर का। डब्ल्यू उसी के लिए आया है, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाइए। उसके बाद क्या आएगा, अगर अगर होल नंबर में फिर से बात करनी है, अगर कि मुझे अगर सब्ट्रैक्शन लेकर के आना है तो दो होल नंबर में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर से मेरे पास होल नंबर भी जो है वो क्लोज्ड अंडर केवल यही ऑपरेशन पे है। होल नंबर, अगर दो होल नंबर ऐड करेंगे तो होल नंबर ही जनरेट करेगा, कोई दो होल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो होल नंबर ही जनरेट करेगा। लेकिन किसी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही दे। तो दैट मीन्स होल नंबर इन्हीं दोनों ऑपरेशन पे क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं है। तो इसीलिए फिर ये चाइनीज का है, देन नेगेटिव नेगेटिव सारे के सारे नेगेटिव, इन्हीं का सारा नेगेटिव अगर आप जनरेट करें तो 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव नेगेटिव मत नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इनवर्स बोलना चाहिए। सो 2 का इनवर्स है -2, 3 का इनवर्स है -3, 4 का इनवर्स है -4। बट जीरो का नेगेटिव इधर जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया में केवल जीरो ही ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के बराबर होता है। दुनिया में ऐसा कोई एक्स नहीं है जो -x के बराबर हो जाए, ऐसा कोई एक्स नहीं है।
एक्सेप्ट जीरो, केवल जीरो ही है जो -0 के बराबर होता है। तो आप दो सेम क्वांटिटी को एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं, इसलिए जीरो इधर है और इन सारे का नेगेटिव इधर लिखना है, केवल इसका नेगेटिव आप इधर लिख पाएंगे, जीरो का नेगेटिव इधर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है और जीरो के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने ही नेगेटिव के बराबर हो जाए। एनीवे, इसलिए यहाँ पे जीरो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आप होल नंबर और उसके सारे नेगेटिव को दोनों को मिला देते हैं तो आपका बनता है इंटीजर्स, जेड से वो डिनोट होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर क्या आ गए, ये सारे के सारे नेगेटिव वाले भी और सारे के सारे होल नंबर्स भी। फिर से अगर इंटीजर्स के से ऊपर जाने की कोशिश करूं या इंटीजर्स में ही अगर बात करने की बात करता हूं, तो अगर दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही पैदा करेगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही पैदा करेगा, लेकिन और दो इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना तब भी वो इंटीजर ही पैदा करेगा। दैट मीन्स इंटीजर जो है, ये इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूं, जेड से जो डिनोट हो रहा है। सो इंटीजर पे जैसे ही आप आएंगे, इसको ड्रॉप करता हूं, दैट मीन्स नेचुरल नंबर और होल नंबर केवल इसी दोनों पे ऑपरेट कर सकता था। अगर जैसे ही बात करते हैं नेगेटिव की, सब्ट्रैक्ट अगर करना है आपको, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इंटीजर्स में वैलिड है। सो आप बोल सकते हैं कि इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एज वेल। तो दो किसी इंटीजर को अगर आप माइनस करेंगे तो इंटीजर ही वो पैदा करेगा, वरना ये दोनों चीजें इसमें नहीं थी, सब्ट्रैक्शन में ये दोनों क्लोज्ड अंडर नहीं थे। तो अब इंटीजर से ऊपर अगर जाते हैं तो फिर से हमें पता चला कि अब वो नंबर्स लिखेंगे कैसे। तो आप बोल सकते हैं उसको रैशनल नंबर या उसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक्चुअली कोशेंट है, वो कोशेंट देता है पी बाई क्यू। और रैशनल नंबर का रूट कहाँ से आया, क्योंकि ये दो इंटीजर्स का ऊपर में एक इंटीजर पिक कर लिया और नीचे में भी एक इंटीजर पिक कर लिया आपने। तो चूंकि ये दो इंटीजर्स का रेशियो है इसलिए इसको रेशियो की वजह से इसका नाम पड़ गया रैशनल नंबर। रिप्रेजेंट होता है क्यू से, क्योंकि क्यू वर्ड होता है, क्यू वर्ड रूट है, क्वोशेंट से पहला लेटर लिया गया है। एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताओ, तो बच्चे बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और उसके वेयर क्यू शुड नॉट बी जीरो। इस तरह ये तो बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, बट ये चीजें वो भूल जाते हैं कि पी क्यू होना क्या चाहिए। तो पी क्यू इंटीजर्स ही होना चाहिए, ये आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर के इसका करेक्ट डेफिनेशन निकल के आता है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। गौर कीजिए यहां से, अगर नीचे वाला ऊपर वाले को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इस तरह से लिखते हैं, तो मैं बोलता हूं कि डिवाइड करना। सो क्यू अगर पी को डिवाइड कर देता है, तो क्यू अगर पी को कभी भी डिवाइड कर देगा तो वो क्यू कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर्स में। जैसे आप 6/2 कीजिए, 6 ऊपर में गया पी और नीचे में क्यू गया 2, तो 6/2 को आप 3 लिखते हैं। तो कभी भी अगर क्यू पी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो क्यू कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर्स में ही, ठीक है। अगर क्यू पी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तब उसको बोलते हैं, वो क्यू स्पेशल नंबर बन जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में पढ़े हुए हैं, ये फ्रैक्शन होते हैं। तो फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि पी यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला यानी कि क्यू से छोटा हो जाए। अगर पी क्यू से छोटा हो जाएगा, तो अगर ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा है, तो इसको आप जब भी डिवाइड करेंगे इधर से, तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही आ जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। पता है हमको कि पी अगर कम है क्यू से तो ये 0 और 1 के बीच में ही जा रहा होगा। मैं मान रहा हूं कि पी क्यू दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब की बात कर रहा हूं। नेगेटिव में उसी चीज को आप बढ़ा सकते हैं। एनीवे, अगर मैं बात करता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो अगर कभी भी p बड़ा हो जाए q से, जैसे मैं अगर बोलूं कि 93 इज डिवाइडेड बाय 13, तो अगर आप देखें इसको 93 को 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, 7:2:3। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था कि क्यों आपको बोला जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसका रीजन एक ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 91 मेन है मेरे पास, इसको 13 ग्रुप में बनाइए, 13 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर 91 मेन को मुझे 13 ग्रुप में डालना है, तो मुझे पता है कि हर ग्रुप में 7 लोग आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 104 मैन को अगर आप 13 ग्रुप में डालेंगे, 13 ग्रुप में अगर डालेंगे, तो हमको पता है कि हर ग्रुप में 8 लोग आ जाएंगे।
बट अगर मैं कभी भी कोई ऐसा ऊपर में नंबर चूज करता हूँ जो 91 से ज़्यादा और 104 से अगर कम हो जाए, तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक चीज़ तो आपको ये पता चलती है कि ये किस दो नेचुरल नंबर के बीच में जा रहा है। तो मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये 7 से ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है। कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हो कि कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 91 और 104 13 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं इक्वली, मतलब 7-7 लोगों को अगर डालें तो हर एक ग्रुप में 7-7 जाने की वजह से 13 ग्रुप में वो जनरेट हो जाएगा। बट अगर मैं कभी भी 92 को मैं बोल रहा हूँ कि 13 लोगों में डिवाइड करो, 92 लोगों को अगर 13 ग्रुप्स में मैं डिवाइड करना चाहूंगा इक्वली, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर 7 लोगों को अगर एक एक ग्रुप में डालोगे तो 91 तक जाएगा, फिर से आपका एक रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर क्या, अगर 13 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो 0 या 1 या 2 डॉट 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 करते करते आप 12 तक जाओगे, 13 रिमाइंडर बचेगा। तो फिर से एक बार हम लोग भाग करके फिर से हम 0 ला सकते हैं। तो इतनी ही रिमाइंडर आपकी पॉसिबल है। तो अगर 0 आ जाती है रिमाइंडर में तो आप बोलते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि 92 लोगों को आप 13 ग्रुप में बांट सकते हैं इक्वली, ये पॉसिबल है। बट कभी भी रिमाइंडर 1 से लेकर 12 तक अगर आएगा तो ये कभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम लोग चीज़ों को इस तरह से पढ़ना शुरू किए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स और फिर क्यू आना शुरू हुआ। तो अब आई होप समझा पाया हूँ कि आपको कि इम्प्रॉपर को क्यों बोला जाता है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा कीजिए, ताकि हमें पता चल पाए। प्रॉपर के बारे में तो पता ही है कि 0 to 1 में ये चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव है अगर तो, ठीक है, नेगेटिव में है तो देख लेंगे फिर उसमें। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए डाला जाता है ताकि आपको पता चले कि किस दो नेचुरल नंबर के बीच में ये जा रहा है। या आप कह सकते हैं कि अगर मैं 93 लोगों को 13 ग्रुप्स में इक्वली बांटने की कोशिश करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। 91 होता तो पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 मेरे पास बच जाएंगे। और फिर 2, अब जैसे 2 को फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 लोगों में, तो वो पॉसिबल नहीं है। वही कंप्लीट डिवीजन का एनीवे फंडा होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां तक की चीजों को बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब आप कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस, या आप कह सकते हैं कि गैप है, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में गैप है। तो ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, यहां तक कि क्यू तक के जाने के बावजूद भी ये डिस्क्रीट ही है। हम आपको दिखाएंगे कि जितना नेचुरल नंबर है उतना ही होल नंबर है, उतना ही इंटीजर है और उतना ही रैशनल नंबर्स भी हैं। तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये डिस्क्रीट का मतलब क्या चल रहा है। यहां तक चीजें डिस्क्रीट हैं। डेडेकांड ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बोला था कि अगर आप क्यू तक लिमिट रहोगे तो आपके पास हमेशा नंबर लाइन पे गैप रहेगा। ये नंबर लाइन पे जो नंबर्स मैंने ये डिनोट करने हम लोग शुरू करते हैं ना, तो डेडिकांड ने ये बोला कि अगर आप क्यू तक करोगे तो जो भी अगर करोगे क्यू तक, सारा क्यू ही रखोगे, अगर रैशनल नंबर प्लॉट करोगे तो बीच में हमेशा गैप बचता रहेगा। तो इसी गैप को भरने के लिए क्यू बार का फिर इरेशनल्स का जनरेशन चालू हो गया। तो ये गैप फिल करने में काम कंट्रीब्यूशन है डेडिकांड का। जर्मन थे बेचारे, जर्मन। बट ये जो पूरी क्लास की थियरी है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है कैंटर को। कैंटर्स आयरिश थे, ये आयरलैंड। तो कैंटर पे बाद में बात कर लेंगे अभी। तो इस गैप को जो भरने के लिए फिर क्यू बार आया ना, लोग जनरली क्यू बार के बारे में क्या बोलते हैं, इनको लगता है ना कि इरेशनल्स आइसोलेटेड केस होते हैं। इरेशनल आइसोलेटेड केसेस नहीं है, एक्चुअली इरेशनल्स ज्यादा होते हैं ओवर रैशनल्स। तो अगर आप नंबर लाइन पे बात करोगे तो नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर ज्यादा दिखेंगे रादर की रैशनल नंबर्स कितने दिख रहे हैं। हालांकि ये भी आपको इनफाइनाइट दिखेंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक, दोनों साइड से जा रही है। तो ऑफकोर्स पी वाई क्यू करेंगे तो दैट, बट इन सबको बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ये चारों जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, ये चारों को बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि किसी भी सेट ए को काउंटेबली इनफाइनाइट कहने का मतलब ये होता है कि अगर इस सेट के हर एक मेंबर को मैं अगर मैप कर सकता हूं नेचुरल नंबर के साथ, तो अगर ए के हर एक मेंबर को अगर मैं मैप कर सकता हूं नेचुरल नंबर के साथ, तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो काउंटेबल है, या काउंटेबली इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, बात करूंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ये सारे के सारे काउंटेबल हैं और वो अनकाउंटेबल है। एनीवे, ये आइसोलेटेड केस नहीं है, पहली बात। दूसरा कि अगर आपने क्यू के बारे में देखा होगा तो जो भी रैशनल नंबर्स आप क्यू लिखते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में,
तो होता ये है कि इसका डेसिमल अगर आप चेक करते हैं तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं और उसके बाद वो हो सकती है टर्मिनेट कर जाती है, या तो डेसिमल, इसका डेसिमल या तो टर्मिनेट करता है, या अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट जरूर करेगा। ये क्लास 9 10th की चीजें हैं। चलिए, बट इरेशनल्स के साथ क्या है, इरेशनल के साथ ये है कि ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। तो जैसे √2 है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू सिमिलरली, पाई कहाँ से आता है, पाई आता है सरकमफ्रेंस अपॉन, अगर मैं डायमीटर कर दूं किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये वाली, ये जो लेंथ होगी, डिवाइड कर दूं अगर आपको डायमीटर से, तो ये हमेशा एक नंबर जनरेट करेगा 3.1415 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ये ट्रिलियन, मोर देन ट्रिलियन डिजिट्स आ चुके हैं। ये एनसीईआरटी के लाइन में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली था 1.28 ट्रिलियन ट्रिलियन डिजिट्स, यहाँ पे ट्रिलियन डिजिट्स आ चुके हैं और इनमें कोई पैटर्न नहीं दिखा गया है अभी तक, यानी कि वो खत्म भी नहीं हो रहा और कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनके बारे में बच्चे डाउट में रहते हैं कि 3 पॉइंट, मैंने क्या लिखा है देखिए, 10 डबल 10 ट्रिपल 10, 4 बार 1 फिर 0 फिर 5 बार 1 0, और ये बोल रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये भी इरेशनल नंबर ही है, ये कभी खत्म नहीं होगा। बट बच्चे बोलते हैं कि ये पैटर्न तो है, बात इस पैटर्न की नहीं है, बात है कि क्यू क्या करता है, क्यू या तो टर्मिनेट कर जाता है, और अगर टर्मिनेट नहीं करता है तो वो कुछ चीजों को रिपीट करता है। जैसे मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो 0.28 142857, ये सारी की सारी चीजें रिपीट करती चलती है, 142857 बार बार रिपीट करता जाता है। इरेशनल के साथ ये बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये किसी भी पैटर्न को, मैं इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है विच डजंट रिपीट। तो ये क्या है कि आप कहीं पे भी जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख तक गए और उसके बाद फिर से ये पुरानी वाली चीजें रिपीट करनी शुरू कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भले यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है बट ये एक्चुअल पैटर्न नहीं है, मतलब पैटर्न इस तरह से नहीं है कि क्यू में जो चीजें होती हैं रिपीट करती हैं उस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। भले यहाँ पे पैटर्न है बट ये स्टिल इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये कितने आगे होने के बावजूद भी पीछे वाले किसी भी चीज को रिपीट नहीं होने देगी। मतलब एक सिंबल हो या एक पैटर्न आप उठा ले और बोले कि यही पैटर्न, मान लीजिए ये 1 लाख डिजिट्स तक आपने लिख रखा है, 1 लाख एक के बाद यही सारी चीजें फिर से रिपीट नहीं करेगी। तो पॉइंट ये था कि चलिए कम से कम क्यू बार के बारे में आपको पता चले। तो पर्पज था कि जितना क्यू है उससे ज्यादा क्यू बार है, इरेशनल्स ज्यादा होते हैं, ये इनको और इनको मिला देंगे तो रियल नंबर पे आप पहुंच जाएंगे। तो रियल नंबर पे क्यू होती है या क्यू बार होती है, यही दो चीजें चलती रहेंगी, यानी कि अब वो गैप आपका फिल हो चुका है। तो इसलिए बोलते हैं रियल नंबर को कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये ध्यान रख सकते हैं कि जो चीजें डिस्क्रीट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इंडक्शन जो आप यूज करते हैं उसका प्रिंसिपल वो डिस्क्रीट चीजों पे लगती है, कंटिन्यूअस चीजों पे नहीं लगती है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंटिन्यूअस चीजों पे नहीं लग पाएगी, तो डिस्क्रीट पे ही लगेगी। ये चारों चीजें डिस्क्रीट में रहती है। तो रियल नंबर अब कंटिन्यूअस हो रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। थिंग इज कि रियल नंबर की अगर देखें तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं पूछता हूं कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे, तो मैं पूछता हूं, पॉजिटिव लिख रहा हूं यहाँ पे, तो पूछता हूं बच्चों से ये लाइन सही है या गलत। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये लाइन सही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन सही नहीं है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। हाँ आप ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ये आप बोल सकते हैं कि हाँ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को अगर मैं स्क्वायर लूंगा ना तो निगेटिव नहीं होगा, ये बात सच है, ये ट्रू है। बट रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात फॉल्स है। आप यहाँ समझ सकते हैं। मैं बच्चों को इंटीजर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स आपको दिख रहा है, मैं पूछता हूँ कि इनको क्या बोलोगे, तो अगर इंटीजर निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा, जरूरी नहीं है कि अगर इंटीजर्स मेरे निगेटिव नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होंगे। तो निगेटिव का उल्टा होता है नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव ना हो। तो आप अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है इसका क्या मतलब, ये पॉजिटिव है क्या, नहीं। इनको दो पार्ट में बांटिए, जीरो को अलग कीजिए, जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। हाँ, और जो रिमेनिंग है ना 1 2 3 4 5 से लेकिन फिर तक, ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जीरो जब इंक्लूड हुआ तो होल नंबर बनाया।
तो होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं और नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां मत कीजिए। जीरो आप इंक्लूड, आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करनी है तो आपको जीरो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ जीरो अलाउ है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो जाता है। एनीवे, तो फिर मैथमेटिक्स फिर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि जीरो रियल नंबर है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो। अब नेगेटिव नियर रियल नंबर हो या पॉजिटिव रियल नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। बट कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा नहीं, पॉसिबल है ना। आप जीरो के बारे में बात कीजिए, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जीरो तो पॉजिटिव है नहीं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ट्रू नहीं है हमेशा। एनीवे, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पता चल गया। तो फिर से नंबर सिस्टम को, अभी तक ये वन डायमेंशनल नंबर है, रियल नंबर वन डायमेंशनल नंबर, वन डायमेंशन में चल रहे हैं। तो फिर से वन डायमेंशन से टू डायमेंशन पे चला चीजें कि भैया अगर रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो आप बता सकते हैं कि एक्स विल बी प्लस माइनस 3। बट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अब रियल नंबर ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव कोई भी जनरेट हो, तो दैट मीन्स इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन होना बंद हो गया अगर आप रियल नंबर पे केवल बात करेंगे तो। इसलिए नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाया गया ताकि इस तरह के इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आना शुरू हो गए। तो किसी भी ये 11th में आएंगे तो 11th में तो पढ़ना ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस बी आई, जहां पे ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर से उठ करके आते हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर से उठ करके आया। आई जो यहाँ सिंबल हो रहा है वो आई का सिंबल है, आई का स्क्वायर करने से वो चीजें -1 हो जाए। यही चीजें रियल नंबर को लिमिट कर रही थी कि किसी का स्क्वायर करने से, रियल नंबर का स्क्वायर करने से नेगेटिव नहीं आ रही थी। अब आई एक ऐसा सिंबल है जिसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, बट तो आई की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसका स्क्वायर करने से -1 हो जाए। तो इस जैसे ही वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में हमने पहुंचा है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बहुत सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन आना शुरू हो गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आई जो है इमेजिनरी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बहुत ज्यादा है। अगर आपको बात करनी है तो आप डाउट करनी है तो आप डाउट नेगेटिव इंटीजर्स पे भी कर सकते हैं। नेगेटिव करके कुछ ऐसा है नहीं, कोई सेंस नहीं बनाता है। मैं अगर बोल दूं कि तीन में से अगर एक, तीन पेन में से मैं एक पेन हटा लूं तो मेरे पास दो पेन बचेगा। बट अगर मैं पूछूं कि दो में से 5 कलम निकाल लूं, 2 पेन में से अगर मैं 5 पेन विड्रॉ कर दूं तो कितना आएगा। तो यहाँ पे आप -3 बोल रहे हैं, बट ये सेंस थोड़ी बना रहा है कि 2 कलम में 5 कलम निकाल लूं वापस तो मेरे पास -3 कलम बचेंगे। तो अगर आपको डाउट कर रहा है तो यहाँ पे भी कीजिए। अगर इसको आप एक्सेप्ट कर रखे हैं तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स अभी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा ये भी उतना ही रोल प्ले कर रहा है। इसको ये मत समझिए कि ये इमेजिनरी नंबर है तो कल्पना में रहती है, नहीं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मोर रियल देन इवन रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या है, क्यू बार तो आ रहा है, ये कहाँ सेंस बनाएगा आपको, सेंस बनाने वाली तो कुछ बात है नहीं इसमें भी। तो डाउट करना है तो इस पे भी करेंगे। तो बच्चे बार बार ये कहते हैं कि सर इमेजिनरी करके क्या है, तो इमेजिनरी आर मोर रिलायबल, मोर रियल देन इवन व्हाट एक्चुअली रियल नंबर्स आर। एनीवे, आइए, तो यहाँ तक तो 11th में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर जैसे आप ग्रेजुएशन में आगे जाते हैं तो आपको एक और नंबर सिस्टम इसी का ऊपर बड़ा सुपर सेट बोल रहा हूँ, इसका सुपर सेट आता है क्वार्टरनियन। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्वार्टरनियन पे, बस इतना ही है कि आपका थोड़ा ये 4 डायमेंशनल नंबर सिस्टम हो जाते हैं। क्वार्टरनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, जहां पे ए बी सी डी रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी डी ये रियल नंबर्स हैं। आई एक ऐसा सिंबल है जिसका स्क्वायर -1 हो जाएगा, जे ऐसा सिंबल है जिसका स्क्वायर -1 देगा, के भी एक सिंबल है, के का स्क्वायर करने से -1 सिंबल देगा, आई जे के तीनों का प्रोडक्ट भी -1 देगा। दैट मींस क्वार्टरनियन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रखा है। इसका फायदा क्या हो रहा है, अभी ये 1843 में हैमिल्टन नहीं कैंटर के बारे में लिखा था। कैंटर आयरिश नहीं है, सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैंटर भी जर्मन थे, इनसे मैं कंफ्यूज किया था, हैमिल्टन आयरिश है। तो इन्होंने क्या बोला, जब वो मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे तो उनको ऐसा नंबर मिलना शुरू हुआ, मतलब उनको ये चीजें निकालनी शुरू करनी पड़ी क्योंकि फिर से लिमिटेशन हो रही थी, तो उन्होंने चीजों को और आगे बढ़ाया। ये बोला कि ये जो आई जे के जो है वो आपके एक वेक्टर डिसाइड करेंगे। आगे आप आएंगे तो आई जे के बारे में पढ़ेंगे। ये आई एक्स के डायरेक्शन में, जे वाई के डायरेक्शन में, के जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ले लीजिए। तो ये वाले जो हैं आपके, ये
वेक्टर डिसाइड कर रहा है एक डायरेक्शन, ए बताएगा कि उस डायरेक्शन में, फिर ए बता रहा है कि कितने से मुझे रोटेट होना है। दैट मीन्स क्वार्टरनियंस को बोलते हैं रोटेशन ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ रोटेशन। ये जस्ट ऐसे ही है। आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या आप कह सकते हैं कि मॉडर्न अलजेब्रा करके एक बुक है, उसमें क्वार्टरनियंस का अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बस मुझे इंट्रोड्यूस करना था कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारा का सारा मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर हैं ही, जितने होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स तो हैं ही, जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स तो हैं ही, जितने रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स भी हैं ही, जितने रियल नंबर्स हैं a प्लस बी आई, इसमें b को जीरो कर दीजिए क्योंकि b के रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि b के जीरो होने के चांसेस है। जैसे ही b जीरो होगा तो जीरो इंटू आई खत्म, जीरो, केवल a बचेगा। दैट मीन्स रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आए हैं, मतलब सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हैं ही, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वार्टरनियन तो है ही। इसके आगे भी नंबर सिस्टम आजकल चल रहा है, वो है ऑक्टोनियंस, उस पे बारे में बात नहीं करेंगे, बस पर्पज इतना ही था कि क्वार्टरनियन तक चीज़ों को रखा जाए। क्वार्टरनियन पे काम करना हाल फिलहाल उतना नहीं चल रहा है, उस प्रैक्टिस में नहीं है, चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। इसको क्वार्टरनियन का जो काम था उसको आजकल रिप्लेस कर लिया गया है मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस से, तो मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस के लिए फिर से ग्रेजुएशन में एक नई किताब पढ़ेंगे आप लोग, लीनियर अलजेब्रा करके है। तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्वार्टरनियंस हैमिल्टोनियन के बाद बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस में नहीं है, उसका रीज़न यही है कि जैसे कि ई के पावर में एक मैट्रिक्स लगा दिया जाता है, तो इस पर भी बहुत सारी है वीडियोस इंटरनेट पे आपको पड़े मिलेंगे। तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि क्वार्टरनियंस आजकल प्रैक्टिस में इस लीनियर अलजेब्रा जो मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे उसकी वजह से उसको रिप्लेस कर लिया गया है। एनीवे ये नंबर सिस्टम हमारा खत्म होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये भी है, लेकिन जहाँ यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कैसे इससे ज़्यादा, अभी तक ये चीज़ें काउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब जिसको नेचुरल नंबर की तरह मैपिंग की जा सकती है उसको बोलता हूँ काउंटेबल। तो इस सारे को मैं एक दूसरे के साथ मैप करके दिखाता हूँ आपको, तो लग जाएगा कि ये काउंटेबल हैं, लेकिन बात यहाँ पे जब भी आएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें प्रूव करते हैं। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं कि इस सब को प्रूव करने के लिए जो जो मुझे टूल्स लगेंगे उस टूल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सेट, बार बार सेट में ही तो बात कर रहा हूँ, तो सेट के बारे में अगर बात करनी है तो सेट का कॉमन डेफिनेशन पहले थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ ए के अंदर ए बी सी डी ई सारा का सारा जाने लगा और जेड तक चला गया है ये, तो अब मैं बोलूँगा कि मान लीजिए एक बी है, एक सेट जिसमें मान लीजिए है मेरे पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो वेल डिफाइंड का कहने का मतलब बस ये है कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं बता सकता हूँ कि 1 नहीं बिलोंग करता है सेट ए में। क्यों? क्योंकि 1 अगर बिलोंग कर भी रहा है तो वो बी में कर रहा है। तो 1 बिलोंग्स टू सेट बी बट 1 डजंट बिलोंग टू ए, क्योंकि इसके ए के अंदर तो 1 है नहीं। ठीक है, सिमिलरली आप कह सकते हैं कि E belongs to A but E doesn't belong to B। E इसके अंदर नहीं है ना, B के अंदर तो ये है नहीं, तो doesn't belong to, E belongs to A। तो वेल डिफाइंड का मतलब इतना ही होता है ना कि आप बता पाए कि उस सेट के अंदर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है। तो जिस बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं ना कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड होना। एनीवे, डिस्टिंक्ट वर्ड मतलब एक ही चीज को दो बार मत लिखिए, एक चीज एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स जा रहे होंगे वो सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो। बट कभी कभी आपको आगे चीजें पढ़नी पड़ सकती है जहां मल्टी सेट करके वर्ड यूज होगा, मल्टी सेट। तो ये अगर कभी बात करेंगे ना, तो मल्टी सेट जब होता है उसमें हो सकता है कि कोई एलिमेंट को रिपीट किया जा सकता है, जैसे 1 है 3 बार, 2 है 1 बार, 3 है 2 बार। इस टाइप की चीजें अगर किसी सेट में लिखी जाए ना कि 1 3 बार, 2 1 बार और 3 2 बार हो, तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे सेट, नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मल्टी सेट। तो ध्यान रखना है सेट के अंदर एलिमेंट्स जो होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक ही एलिमेंट बार बार काउंट नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें यूज करेंगे सबसेट के रूप में, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका सिंबॉलिकली लिखते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट।
डेफिनेशन है कि इफ x बिलोंग्स टू a देन x मस्ट बिलोंग टू b। कहने का मतलब है कि अगर a के अंदर x है और a अगर सेट b का सबसेट है, तो सिंपल सा है, a अगर b का सबसेट है तो a के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे b के अंदर भी होंगे ही। तो इफ x बिलोंग्स टू a देन x मस्ट बिलोंग टू b। या अगर कह सकते हैं कि अगर ये बात सच है तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b। तो अगर ये है तो ये बोल सकते हैं, अगर ये है तो आप ये बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये एरो दोनों साइड लगाया है। एनीवे, अगर a सबसेट है b का तो आप यहां से देख सकते हैं कि a में नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे, b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं या a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा b से कम ही होंगे। एट मैक्स b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के तरफ बराबर हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से बढ़ जाए। अगर a सबसेट है तो कभी पॉसिबल है नहीं ये चीज, तो ध्यान रखना ये नहीं पॉसिबल है, दैट मीन्स ये है। एनीवे, एक दूसरी चीजें बार बार यूज करेंगे या आपको मिलता भी है कि अगर दो सेट बराबर है इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये होता है, इसका ये इंप्लाई ये करता है कि a इज ए सबसेट ऑफ b एंड कॉमा b इज ए सबसेट ऑफ a, यानी कि b के अंदर a है और यहाँ a के अंदर b है। अगर ये दोनों बात सच हो जाए, इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों बराबर ही होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बात सच है तो आप इधर भी लिख सकते हैं, अगर ये लिख रहे हैं इधर तो वो ये भी इंप्लाई कर रहा है, तो ये एरो दोनों साइड चलेंगे। आप अगर याद करें तो ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में ही प्रूव हो रखा होगा कि अगर दो सेट को बराबर प्रूव करना है, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ अगर यूज करना है कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ये ए डैश और बी डैश, ट्रांसपोज नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका इंटरसेक्शन लगा देते हैं। तो इसको भी अगर प्रूव करना होता है ना, तो ऐसे ही प्रूव करते हैं कि x को एलिमेंट इसका ले लेते हैं और दिखाते हैं कि वो x इसमें है, उसके बाद फिर से y एलिमेंट इसका ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि y इसमें भी है। दैट मीन्स x इसका लेकर के इसमें दिखा दिए तो दिखा दिए कि ये इसका सबसेट है, इसका कोई एलिमेंट y ले लिए और दिखा दिए कि इसका y इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। दैट मीन्स ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, मतलब ये दोनों दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो ये 11th की चीजें हैं, थोड़ा सीरियसली लीजिए, इंटरेस्टिंग है चीजें, ऐसी भी नहीं है। अगर ए और बी दोनों सेट बराबर बराबर ही सेट है तो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी होंगे। तो अगर ए और बी बराबर है तब ये इंप्लाई कर देगा, इधर से इधर इंप्लाई कर देगा। लेकिन अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, दैट डजंट वो इंप्लाई नहीं करेगा कि दोनों सेट बराबर है। वो तो सिंपल सही है कि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ई लगा दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, मतलब ए की कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी के बराबर है। लेकिन आप ये थोड़ी बोल सकते हैं, ये थोड़ी इंप्लाई करेगा कि ए और बी बराबर हो गया, ये दोनों सेट तो अलग अलग है ना। तो सेट अगर बराबर है तो कार्डिनलिटी बराबर होगी, लेकिन कार्डिनलिटी बराबर है तो जरूरी नहीं है कि सेट बराबर होंगे। तो ये एक और है एम्प्टी सेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। वो कहते हैं कि सेट एक्स कंटेन करता है वो एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये एक एक्सियम है ना कि हर चीज अपने बराबर तो होती ही है। तो एक्सियम अगर कहता है कि हर चीज अपने बराबर तो होती ही है, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो अपने ही बराबर नहीं है। तो कोई भी चीज अपने ही बराबर, ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो अपने ही बराबर नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर कुछ है नहीं, दैट मीन्स ये खाली है, इसके अंदर आप कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ रखेंगे तो वो अपने बराबर तो होगा ही ना, ये तो एक्सियम है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अपने ही बराबर नहीं है, इसलिए इसके अंदर खाली है, एम्प्टी सेट है ये। आगे यूज करेंगे हम लोग पावर सेट ऑफ सेट ए। तो नाम पावर सेट, इसका नाम क्यों पड़ा वो आगे हम आपको दिखाएंगे। बट पावर सेट ऑफ सेट ए इज नथिंग बट, वो डिनोट होता है ए के पावर सेट से, पी से पी पावर डिनोट कर रहा है। एक्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल कुछ और है, बट फिलहाल समझाने के लिए है कि पावर सेट ऑफ ए वो है क्या, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए से सारा सबसेट्स बनाना अगर शुरू करें, सेट ए से सारे सबसेट्स अगर बनाना शुरू करें तो जितने सबसेट्स निकलेंगे वो सारे सबसेट्स को भी ऐसे अगर करके रख दूं तो एक सेट क्रिएट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं पावर सेट। तो ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे तो मुझे प्रूव करना ही है, नहीं नेचुरल नंबर काउंटेबल है भले, लेकिन उसके पावर सेट्स जो बनेंगे वो अनकाउंटेबल बनेंगे, इसलिए ये सारी चीजें। इसके बाद थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना चाहिए फंक्शन के बारे में, तो वो मैं फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूँ। फंक्शन से पहले अगर बात करना है तो बात कर रहा हूँ, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। तो इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो डिफाइन कैसे होता है,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लेते हैं ए और बी, डिनोट हो रहा है ए क्रॉस बी से, तो ए कॉमा बी, ये इसको बोल सकते हैं कि पेयर ले रहे हैं ए और बी का, सच दैट कि ए में हो और स्मॉल बी जो हो वो बी में हो। ठीक है, इस तरह से आप जितना भी आप बना सकते हैं ना, मतलब ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स रख लिया, अब जैसे ए है और ये बी है, अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है तो मैं लिखना चालू कर रहा हूँ इस तरह के पेयर को, तो ए और बी, तो ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4 डॉट 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 ए कॉमा 5, सिमिलरली बी कॉमा, सॉरी सिंबल मेरा थोड़ा गलत हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं इसको, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। तो A1, A2, A3, A4, A5, तो अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन ले रहा हूँ तो ये सब के साथ जाएगा, तो A1 1 के साथ, A1 2 के साथ, A1 3 के साथ, A1 4 के साथ, A1 5 के साथ, सिमिलरली A2 1 के साथ, A2 2 के साथ, सिमिलरली A2 भी 5 के साथ चला जाएगा। सिमिलरली इसका आखिरी वाला कर रहा हूँ A5 और A5, फिर A5 सबके साथ जाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो A5 कॉमा 5। तो इस तरह से मैं जितना बना सकता हूँ वो सारे के सारे A क्रॉस बी में आ सकते हैं। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस बी में ये 5 इस पांचों के साथ जाएंगे, और वैसे इसमें 5 हैं तो ये भी पांचों के साथ जाएंगे, तो टोटल 25 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं अगर ये बात करना चाहूँ कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे होंगे। एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितने ए में हैं जितने बी में है, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। इसमें 5 थे, इसमें 5 थे, इस पांचों के लिए पांचों है, सिमिलरली A5 के लिए भी पांचों है, तो 5 × 5। तो एनीवे इसी सबसे आगे बढ़ते हम लोग, ए क्रॉस बी हो गया यहाँ से। अब इसी का अगर मैं कोई सबसेट ले लूँ ना, इसका नहीं, आई मीन ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे सबसेट्स ले सकते हैं आप, सबसेट्स लेंगे तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसी के लिए टर्म आप लोग पढ़े होंगे रिलेशन, इसी के लिए टर्म है रिलेशन। रिलेशन मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे फंक्शन पढ़ाना है, बस इतना, फंक्शन भी थोड़ा सा ही पढ़ाना है। तो इसमें बात करेंगे ना कि चीजें, फंक्शन भी रिलेशन है लेकिन उसमें कुछ स्ट्रिक्टर रूल लग जाता है, वो रूल क्या है, उस रूल के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। बट ए क्रॉस बी मतलब आप सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के, ए और बी के दोनों सेट से आप मैपिंग करना शुरू कर रहे हैं चीजों को, तो ए क्रॉस बी के अंदर ले लिया, अब इससे चीजें उठा ले रहे हैं, तो इसका सबसेट जब उठेगा तो उसी का नाम है रिलेशन। अब रिलेशन के आगे एक टर्म आएगा आपको फंक्शन, वो फंक्शन के बारे में अगर बात करना है थोड़ा सा, तो ये फंक्शन जो है वो रिलेशन तो है ही, लेकिन रिलेशन हमेशा फंक्शन नहीं होता, मतलब इसके अंदर एक स्ट्रिक्टर कंडीशन लगते हैं, उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं करेगा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, तो इसको ये मैप करेगा, देखते हैं कैसे। तो उसको ऐसे लिखते हैं कि एफ जो है वो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मैप करेगा। तो कह सकते हैं कि एफ मैपिंग है, फंक्शन मैप करता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि इच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, ये इच वाला कीवर्ड है, ए के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से उधर मैप हो। मैप किससे होना है, सिंगल, या आप कह सकते हैं यूनिक, बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। फंक्शन क्या करेगा कि अपने अंदर के एलिमेंट को, फंक्शन ए के अंदर के एलिमेंट सपोज A1 है, A2 है, A3 है, बहुत सारे नंबर होंगे, इसमें B1 है, इसमें B2 है, इसमें B3 है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इसमें भी नंबर्स हैं। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, मैप करता है इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को मैप करेगा। तो ध्यान बस एक ही चीज देनी है कि ए के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ मैप होने चाहिए, ठीक है, ए हर एक, इसमें से कोई खाली नहीं रहना चाहिए वरना वो फंक्शन नहीं होगा। तो इच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, वो मैप किससे होगा, एक सिंगल या कोई यूनिक बी से ही मैप होगा, ठीक है। इसको और इलेबरेट कर देता हूं कि अगर कभी भी आपका एफ ऑफ ए सपोज B1 है, एफ ऑफ ए सपोज आपका B2 है, ठीक है, तो ये रिलेशन में वैलिड है कि ए B1 से मैप हो गया और ए B2 से भी मैप हो गया, बट ये फंक्शन में नहीं पॉसिबल है कि एक ही बच्चे की दो माँ हो जाए। तो ए B1 से जा रहा है, ए B2 से जा रहा है,
तो बच्चा मेरा एक ही है ए, उसकी दो बायोलॉजिकल माँ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा रिलेशन में हो सकता है, फंक्शन में नहीं हो सकता। अगर कभी फंक्शन में ऐसा हो तो इसका मतलब यही होता है कि b1 और b2 को बराबर होना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी a या a जो आपका इधर है इसके अंदर, वो मैप उधर हो तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, वो सिंगल हो और वो यूनिक हो। या ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि f ऑफ ए b1 है और f ऑफ ए b2 है, इसका मतलब अगर वो फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो b1 और b2 को बराबर ही होना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात है जो फंक्शन में याद रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा हो। तो फंक्शन दो तरह के बात करते हैं, एक वन वन होता है, एक ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं। वन वन का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी आउटपुट बराबर आए, तो आउटपुट अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनपुट बराबर ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस चीज को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, इधर y1 है, y2 है, y3 है, इधर x1 है, x2 है, x3 है, इधर y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, इधर x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है, फिर से x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y कुछ और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज मेरा इधर a1 है, a2 है, a3 है, इधर मेरा b1 और b2 है, सपोज इस टाइप से। ठीक है, ध्यान दीजिए वन वन और ऑन टू के लिए डोमेन को देखना शुरू करते हैं। डोमेन ए है डोमेन, बी है कोडोमेन। बी को टेक्निकली बोलते हैं कोडोमेन, तो बी जो है मेरा वो है कोडोमेन। कोडोमेन तो दो चीजें ध्यान रखिए, वो ये बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, b1 b2, तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर ईच बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर ईच बी अगर आपके पास एट मोस्ट वन ए बिलोंगिंग टू ए हो, या इसके लिए मैं बोल रहा हूं ऑन टू के लिए अलग से लिखेंगे, एट लीस्ट वन ए बिलोंगिंग टू कैपिटल हो। ठीक है, दो कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं, आईटी भी इस दोनों कीवर्ड पे बहुत प्ले विथ करती है। एट मोस्ट वन, एट लीस्ट वन। ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी मेरे पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट बी के लिए, कोडोमेन बी के अंदर जो भी आपको दिख रहे होंगे बी, हर एक बी के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरा ऐसा ऐसा और ऐसा है तो इसको बोलेंगे वन वन मैप। अगर ये मेरा ऐसा 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 और y4 मेरा खाली है, y4 इधर किसी से मैप नहीं हुआ है, तो इसके सारे एलिमेंट इधर मैप हो गए ना, तो दैट मीन्स फंक्शन में चला जाएगा। y4 खाली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वन वन ही है। तो कुल मिलाकर के मैं क्या बोल रहा था, ये दोनों वन वन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए y1 हो, y2 हो, y3 हो या y4 हो, एटमोस्ट वन ए होना चाहिए इधर इस साइड में, कैपिटल ए, इसके अंदर कोई एक ही है, तो इसके लिए एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन का मतलब होता है वन या जीरो, एटमोस्ट वन, जीरो हो या वन हो। तो यहाँ पे किसी भी y के लिए इधर एक है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है, तो एटमोस्ट वन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। इसके लिए क्या है, इधर जीरो है, तो y4 के लिए इधर जीरो है, दैट मीन्स एटमोस्ट वन चल जाएगा काम। इसके लिए एक है, इसके लिए एक है, इसके लिए एक है, तो चल जाएगा काम। तो एटमोस्ट वन ये दोनों फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे अगर देखना है तो इस तरह की चीजों को अगर आप देखें तो ये वन वन तो है ही। ऑन टू के बारे में पढ़ लेते हैं, वन वन के अलावा ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं कि फॉर ईच बी, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट बी ले रहे हैं तो हर एक बी के लिए, जो बी के एलिमेंट है उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई ऐसा ए होना चाहिए, स्मॉल ए इसके अंदर, सच दैट कि एफ ऑफ ए बी के साथ, मतलब ए की बी के साथ मैपिंग हो जाए। तो ऐसा होना, ऑन टू होने के लिए यहाँ पे ईच वर्ड ध्यान दीजिए, तो हर एक बी के लिए इधर कोडोमेन के हर एक बी के लिए ऐसा जरूर इधर ए होना चाहिए ताकि वो मैपिंग हो चुकी है एफ ऑफ ए बी के साथ। तो ये इसके साथ मैप हो जाएगा, इसके साथ मैप हो जाएगा, इसके साथ मैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ मैप हो गया और ये इसके साथ भी हो गया और ये इसके साथ भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
हर एक बी के लिए इधर इस बी के इसके अंदर B1 के लिए इधर 1 है, चल जाएगा काम। इस B2 के लिए इधर कोई तो है, A2 के लिए भी B2 है, A3 के लिए भी B3 है, बट कोई तो है इधर। इधर इस कुल मिलाकर के ये है कि ऑन टू तब कहलाएगा जब कैपिटल बी का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर वेला ना बैठे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट वेला ना रहे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना बैठे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके किसी ना किसी के साथ इधर से मैपिंग हो जाए, तो वैसे को बोलते हैं ऑन टू। 1-1 बोलते हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट खाली ना रहे या रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ये है कि इसकी मैपिंग जिसके साथ भी हो रही है किसी एक के ही साथ हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो बच्चे की एक ही माँ है, ये पॉसिबल है ना, दो बच्चे की एक माँ पॉसिबल है, तो ये मेनी वन फंक्शन में जा रहे हैं, बट स्टिल ये ऑन टू है क्योंकि इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठा है, इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मेनी वन। ये स्टिल है 1-1, ये भी एग्जाम्पल है 1-1 का, ये भी दोनों साइड मैंने 1-1 का एक एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ए होना चाहिए जिसके साथ उसकी मैपिंग हो। Y4 यहाँ पे खाली बैठा है, यहाँ पे कोई ए नहीं है जिसके साथ इसकी मैपिंग हो सके, तो अगर कभी भी कोई कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली बैठा हुआ है जिसकी इधर मैपिंग नहीं हो पाई है, तो तब वो बोलेंगे मैपिंग अगर नहीं हो पाएगी तो बोलेंगे कि ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो बोलते हैं उसको इनटू, बट पर्पज मेरा अभी इनटू पढ़ाना नहीं था, केवल ऑन टू पे ध्यान रखिए। 1-1 का मतलब ये हो रहा है कि ये मत बोलिए, बहुत लोग बोलते हैं कि 1-1 के डेफिनेशन में कि एक एक्स का इधर एक ही वाई हो, एक एक्स का एक ही वाई हो, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, एक एक्स का एक ही वाई हो। यहाँ देख रहे हैं सिंगल या यूनिक। 1-1 होने के लिए क्या है कि इधर वाले एलिमेंट का इधर एक ही हो, एट मैक्स इधर एक ही हो। तो अगर आपको बात करनी है कि कैसे प्रूव करना होता है 1-1, तो कभी भी आउटपुट को ले लीजिए ऐसा और इंप्लाई कर दीजिए कि दोनों का इनपुट भी सेम ही था। मतलब दो आउटपुट बराबर तभी हो पा रहे होंगे जब दोनों का इनपुट भी सेम ही रहा होगा तभी। तो ये है आपका 1-1, ये भी है 1-1, ठीक है, ये है ऑन टू। यहाँ पे ये जो खाली है इसकी वजह से ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ये है 1-1, ये भी है 1-1, ये भी है ऑन टू, ये भी है ऑन टू, बट ये मेरा ये 1-1 नहीं है, ये 1-1 नहीं है क्योंकि दिख रहा है आपको कि दो बच्चे की एक ही माँ हो गई है, तो इसकी वजह से ये मेनी वन में कन्वर्ट होता है। मैंने जानबूझ का एग्जांपल ऐसा लिया कि आपको थोड़ा सा समझा पाऊं कि ये भी 1-1 है, ये भी 1-1 है, चलेगा। ये यहाँ पे मेनी वन है, ये यहाँ पे ऑन टू नहीं है क्योंकि ये खाली है। मेनी वन यहाँ पे यहाँ इसलिए है क्योंकि ये इस चीज को आपको हमेशा क्राइटेरिया मीट कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो 1-1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मेरा 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाए तब आप क्या बात कर सकते हैं, ऑन टू बाद में छोड़िए, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ए से बी अगर आपने कभी 1-1 की मैपिंग कर दी, फिर बी से ए के तरफ 1-1 कभी मैपिंग कर दी, तो 1-1 मैपिंग से मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए की जो कार्डिनलिटी होगी वही कार्डिनलिटी बी से हमेशा कम ही होगी। ये बोलेगा कि बी की कार्डिनलिटी जो है वो ए की कार्डिनलिटी से कम ही होगा, क्योंकि 1-1 मैपिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है इस चीज को अगर आप अलग अलग कर दे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 1-1 मैपिंग करनी है मुझे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 है, तो अगर 1-1 मैपिंग करनी है तो ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, इसके साथ गया, और यहाँ पे ये खाली बैठा हुआ है, तो ये 1-1 की तो मैपिंग हो गई है ना, ये भले खाली बैठा हुआ है तो क्या हो गया, ये 1-1 की मैपिंग है। लेकिन अगर आपको इधर से इधर मैपिंग करनी होगी तो ये 5 6 7 8 इधर आ गए बी, और इधर आपका ए है जिसमें मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 है। तो अब कभी भी इसका इधर के साथ मैपिंग करेंगे 1-1, तो ये एलिमेंट तो उधर से मैप ही नहीं हो पा रहा है, ये एलिमेंट अगर उधर मैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो अब फंक्शन ही नहीं है ना। फंक्शन का मतलब ही होता है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए उधर मैपिंग हो पाए। तो मैं बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि अगर 1-1 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से के या तो बराबर हो जाए, जैसे ये भी तो हो सकता है कि 1 2 3 हो और इधर 5 6 7 ही हो, तो 1 5 के साथ गया, 2 6 के साथ गया, 3 7 के साथ गया, तो ये 1-1 ये भी मैपिंग है, 1-1 ये भी मैपिंग है। तो इस केस में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, इस केस में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम है,
तो यही हमेशा, जब भी 1 1 है तो ये हमेशा पॉसिबल होगा। कभी भी इसका इस साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाए इस साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो 1 1 मैपिंग आप कभी नहीं करें। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो कभी ये 1 1 मैपिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स अगर आपको कभी भी 1 1 एंड ऑन टू अगर दिखाना है, तो 1 1 और ऑन टू होने के लिए है ये कि एक से तो इधर से इधर जाए ही, x1 इधर y1 के साथ जाए, x2 इधर y2 के साथ जाए, x3 इधर y3 के साथ जाए, x4 इधर y4 के साथ चला जाए। तो ये 1 1 तो है ही, दिख गया। ये ऑन टू भी है। ऑन टू होने का मतलब क्या होता है कि इधर कोई खाली ना रहना चाहिए, इधर कोई खाली है भी नहीं। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो हम बता सकते हैं कि इस x के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैं बराबर प्रूव कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर के जो हमारा बैकबोन है इसको प्रूव करने का, उसको प्रूव करने का बैकबोन यही से, ये मैं बार बार यूज करूंगा। 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो बोलते हैं हम बाइजेक्शन। बाइजेक्शन, तो जब भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। या कभी कभी बाइजेक्शन इस तरह से ना दिखा पाए इनफाइनाइट सेट में, चूंकि बाइजेक्शन दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप ये यूज करते हैं कि ए की बी से 1 1 की मैपिंग हो गई, बी से भी मैं अगर ए को 1 1 की अगर मैपिंग कर दिया, तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर रहा हूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होंगे या इक्वल होंगे। इसके अगर ये मैंने प्रूव कर दिया, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम ही है। तो अगर ये मैंने दोनों दिखा दिया, इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, यानी कि ये बात भी सच है, ये भी बात सच है। और ये दोनों बात अगर सच है तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी उतनी ही कार्डिनलिटी इसकी, दोनों को कंबाइन करने के बाद यही आएगा। तो या तो आप बाइजेक्शन प्रूव कर दीजिए, इनफाइनाइट सेट में हो सकता है बाइजेक्शन करना मुश्किल हो जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिखाने के लिए हम ये दिखाते हैं कि ए से बी के बीच में 1 1 मैपिंग कर सकता हूं, और बी से फिर ए के साइड भी मैं 1 1 मैपिंग कर सकता हूं। इसकी वजह से भी तो कभी कभी बाइजेक्शन दिखाना मुश्किल है, तो दोनों साइड से अगर 1 1 दिखा दीजिए तब भी आप बोल सकते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि उसको प्रूफ करने के लिए अब यही सब मुझे टूल्स की जरूरत पड़ेगी।